Hello friends, welcome to another video. This is chapter 1 of class 9. ये हमारा पार्ट 4 है. आई होप कि आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 देख लिया होगा, अदरवाइज यू मिस चेक डिस्क्रिप्शन. सो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे जैकोबिन क्लब आया एंड उसने क्या क्या रूल किया वहाँ पर, क्या क्या लॉज आए, और बेसिकली वो बहुत बुरा टाइम रहा फ्रांस के लिए. उसको रेन ऑफ टेरर भी कहा गया. सो हमने देखा कि जिस तरह रॉबेस्पियर को गिलेटिन कर दिया गया, उसको बिहेडेड कर दिया गया, उसके बाद फ्रांस में कौन रूल कर रहा था, अब हमें वही देखना है. उससे पहले हम देखेंगे कि जो रेवोल्यूशन का टाइम था वहाँ पर एवरीडे लाइफ में लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हों या क्या क्या चेंजेस लोगों की लाइफ में आए होंगे, वो हम पहले देखते हैं. दिस इज आवर टॉपिक, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. 1789 के फ्रांस में बच्चों की, औरतों की या हम कहें मर्दों की लाइफ काफ़ी चेंज हो गई थी, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा हुआ था कुछ जिससे उनकी लाइफ पे ज़रूर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ा होगा. ठीक है, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो लॉ था उस दौरान जो कि इशू हुआ था, वो कौन सा लॉ था कि एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. इसका क्या मतलब होता है कि जब लोगों ने 1789 के समर में जब बेस्टाइल पे अटैक किया था लोगों ने, है ना, किंग के अगेंस्ट खड़े हो गए थे, तो वहाँ पर सबसे पहले जो लॉ आया, उन्होंने क्या किया, लोगों ने देखा कि हम एबॉलिशन कर देंगे सेंसरशिप का. तो एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप का क्या मतलब है कि इससे पहले ये सेंसरशिप जब था तो उसमें क्या होता था कि जितना भी रिटन मटेरियल है, जैसा हमारा प्रिंटेड, वो पहले किंग को दिखाया जाता था. ठीक है, किंग के सेंसर को दिखाया जाता था, उनसे अप्रूव कराया जाता था कि हाँ भाई हम इन्हें पब्लिश कर दें या नहीं. जैसे बुक्स हैं, न्यूज़पेपर या कोई भी हमें प्ले स्किट, उसका पहले किंग को दिखाना होता था जो हमारा रिटन मटेरियल होता था. उसके बाद अगर वो कहते हैं कि यस दिस इज राइट, सो हम उसको पब्लिश कर सकते थे या उसको परफॉर्म कर सकते थे. अदरवाइज हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम तक कोई फ्रीडम नहीं था. सो इस वजह से पहले किंग के पास जाएगा, देन लोग उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं लोकल सिटीजन तक. अब क्या हुआ था, इसके 1789 से क्या हुआ था, जब एबॉलिश हो गया सेंसरशिप, तो अब जो नया डिक्लेरेशन हुआ था राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रोक्लेम किया गया था. अब जो है लोग वो न्यूज़पेपर, बुक्स या प्रिंटेड पिक्चर्स जो भी वो लाएंगे, उसमें उनको आज़ादी होगी. ठीक है, और इन्हीं के वजह से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस हुआ था, उसकी ही वजह से फ्रांस के टाउन में बुक्स का, न्यूज़पेपर्स का एकदम फ्लड आ गया. फ्लड वो नहीं कि हम बाहर समझ लें, इन द सेंस कि अब हर घर में किताबें या अखबार, बेसिकली प्रिंटेड मटेरियल, वो हर घर में पहुंचने लगा था. अच्छा, फ्रीडम ऑफ प्रेस का ये भी मतलब था कि जो इवेंट हो चुके हैं या चल रहे हैं, उसको भी हम अब एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे एरियाज तक. तो लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली फ्रांस की सिटीज में आखिर हो क्या रहा है, किंग कितना क्रूल है, सिटीजन उससे खुश है या नहीं. ठीक है, अब क्या होता था, प्लेज या सॉन्ग या फेस्टिव प्रोसेशन जो होते थे, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आज भी हम देखते हैं. उनके जरिए जो लोग थे वो लिबर्टी और जस्टिस को शो करते थे. ये एक वे था, जरिया था कि हम जितने भी हमारे फिलोसोफर्स ने आइडियाज़ जो दिए हैं या जो आइडिया बेसिकली फ्रीडम के हैं, वो हम लोगों तक पहुंचाएं. क्योंकि उस टाइम पर इन द स्टार्टिंग हर घर में ऐसा नहीं था कि सभी एजुकेटेड हैं. जो थर्ड स्टेट के हमने देखे थे, कुछ ही ऐसे लोग थे जो कि थोड़े पढ़े लिखे या हाई पोजीशंस पे थे. नाउ अब हम देखेंगे कि बेसिकली फ्रांस में अब इस टाइम पर रूल कौन कर रहा है. रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया, रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे, उनको बिहेडेड कर दिया गया, है ना, और
अब जो है वो फ्रांस में कौन रूल करेगा। सो आपको क्या लगता है, क्या उसी क्लब से अनदर मेंबर को चुना गया होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो पूरा ही क्लब खत्म हो गया था रॉबेस्पियर के बाद। द राइज ऑफ नेपोलियन, आपने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। तो आज हम उनके बारे में देखते हैं कि कौन थे ये, क्या क्या हुआ था इनके टाइम में। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब जैकोबिन गवर्नमेंट डाउनफॉल हो गया जैकोबिन गवर्नमेंट का, तो उसके बाद क्या हुआ, जो जितने भी वेल्दियर क्लास थी, सेक्शन था हमारी सोसाइटी का जो कि अमीर था, है ना, उनके पास कंडीशंस थोड़ी बेटर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर की तरफ जाने की कोशिश की कि अब हम पावर में आ जाते हैं, क्योंकि भाई किंग तो आना नहीं है। सिटीजन्स ने, वहाँ के लोगों ने उसको निकाल दिया है, बल्कि वो इम्प्रिजन्ड है, बेहेडेड है, ठीक है। मोनार्की तो मतलब आएगी नहीं। उसके बाद अब जो क्लब आया था वो भी नहीं है, वो खत्म हो चुका है। तो अब कौन बचा, वेल्दियर सेक्शन। इन्होंने पावर में आने की सोची। अब जब ये लोग आए, सो अनदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ। उसमें क्या कहा गया था कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको राइट टू वोट नहीं है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाई द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो ये एक चेंज इन्होंने आके किया। सो हुआ क्या, बेसिकली जो स्ट्रक्चर था वो क्या था इनकी गवर्नमेंट का, इन्होंने क्या किया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई। ये जो काउंसिल्स होंगी वो किसको अपॉइंट करेंगी, डायरेक्टरी को। ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का ग्रुप, 5 मेंबर्स होते हैं इसमें। ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, है ना, इनका ग्रुप है। तो वो जो है वो डायरेक्टरी को चूज कर, मतलब बेसिकली अब कौन रहा, जस्ट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये तो नया बन गया, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्टर में आपस में क्या हुआ, क्लैश होने लगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में, इन सब में आपस में क्लैशेस होने लगे। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, मतलब कुछ सही नहीं चल रहा था वहाँ। काउंसिल्स ने सोच लिया कि भाई हम ये डायरेक्टर जो है, डायरेक्टरी जो चल रही है उसको हम डिसमिस करेंगे, कोई और आएगा। सो ये सब जो माहौल वहाँ चल रहा था, तो उन्होंने एक चांस दे दिया किस, डिक्टेटर को, ठीक है। मिलिट्री राइज हुआ वहाँ डिक्टेटर का, और वो कौन था, नेपोलियन ही था। सो इस तरह नेपोलियन अब पावर में आ रहा है। पावर में आने से पहले यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, उससे पहले ये जो नेपोलियन था, ये मतलब एकदम अचानक से तो कोई नहीं आ जाएगा भाई। एक अनफेमिलियर कोई भी आए बाहर से और वो कह दे कि भाई अब मैं रूल करने वाला हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो नेपोलियन इस वक्त फ्रांस की जो आर्मी थी उसका लीडर था। और जो वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन हुआ था उसमें भी यही लीडर था, और इसी ने विक्ट्री दिलाई थी फ्रांस को। अच्छा, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, वैसे आपके बुक में ही मेंशन नहीं है, सो डोंट फोकस इट। बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है कि ये बुक में कहाँ लिखा हुआ है, फिर जस्ट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। सो नेपोलियन जो था वो इस वक्त लीडर था मिलिट्री का। सो ये जो डायरेक्टरी चल रही थी वहाँ पर नेपोलियन को सब पता था कि इनके मतलब इनसाइड का जो सारा काम होता है वो उससे मालूम था उसको। सो यही मौका देखकर उसने क्या किया, डिक्टेटरशिप जो था वो शुरू कर दिया। तो इन 1804 नेपोलियन खुद को एम्परर बना देता है फ्रांस का। सो अब फ्रांस में कौन रूल कर रहा है, बेसिकली वहाँ डिक्टेटरशिप आ गई और नेपोलियन वहाँ का एम्परर है अब। सो अब नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए हम ये देखेंगे, क्या क्या काम लोगों ने इसको कैसे एज अ एनिमी या एज अ फ्रेंड कैसे लिया वो देखेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। सो नेपोलियन ने कुछ लॉज बनाए, उनमें से क्या क्या थे, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज। उसने प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया। देन एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया वेट का बाय प्रोवाइडिंग डेसिबल सिस्टम। सो पहले अनएप्रोप्रिएट कोई सिस्टम होगा या कोई सिस्टमैटिक नहीं होगा बेसिकली। सो अब क्या है, एक यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया है वेट एंड मेजर्स का, कि अब इस तरीके से वेट होगा, मेजर होगा, उसके बाद ट्रेड में इजी हो जाएगा। सो डेसिमल सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो इन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुआ था।
काफ़ी लोगों ने नेपोलियन को कैसे देखा, एक लिबरेटर, एज अ लिबरेटर देखा, जो कि फ्रीडम, लोगों की जो फ्रीडम थी वो उसको मतलब उसका ध्यान रख रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, नेपोलियनिक आर्मी जो थी वो हर जगह कैसी दिखने लगी, उस आर्मी को कैसा देखा जाने लगा, एज अ इन्वेडिंग फोर्स। इन्वेडिंग फोर्स मतलब जो फोर्स इन्वेड कर दे, हमला कर दे किसी दूसरी जगह पर, फिर वहाँ पर लूट मार हो, उसको उस वहाँ की जगह का जो जितना भी ट्रेजरी है वहाँ की वो लूट के और ले जाए। इन्वेड करना यही होता है, ठीक है। फिर नेपोलियन ने फ्रांस के जितने भी आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज जो हम आज देखते हैं उन एरियाज पे इन्वेडिंग कर दी। उसके इन्वेजन से लोग उससे अगेन गुस्सा होने लगे कि ईस्ट की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और नेपोलियन क्या चाहता था, वो बाकी हिस्से को भी अपनी एम्पायर में वो कनेक्ट करना चाहता था, जोड़ना चाहता था, ताकि उसकी एम्पायर जो है वो और बड़ी हो जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। उसको फाइनली डिफीट हुई कब, वाटरलू में, बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में ये बैटल हुई, उसमें नेपोलियन हार गया। अब हमारी बुक में यही दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि नेपोलियन ने चेंजेस क्या किए थे उसके टाइम पीरियड में। उसने चर्च रिस्टोर किया, नोबिलिटी वापस आ गई थी फ्रांस में, जो बर्बन मोनार्की थी वो भी रिस्टोर हो गई 1815 यानी कि नेपोलियन के बाद। उसके बाद जो विमेंस ऑफ आर्मर की कंडीशंस थी वो एज सच कोई चेंज नहीं आया था, पुरानी वाली जो थी उनकी कंडीशन है ना वैसी ही रही। और स्लेवरी जो हटा दी गई थी जैकोबिन क्लब के रूलिंग क्लास में, वो दोबारा रीस्टोर हो गया। सो इन द एंड हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा, सबसे पहले थी मोनार्की है ना, फिर उसके बाद रिपब्लिक हुआ, एंड देन अगेन अगर हम देखें एज अ बिग चेंज जो हुए हैं, सबसे पहले मोनार्की, देन उसके बाद रिपब्लिक, उसके बाद अगेन डिक्टेटरशिप। एंड 1850 में जैसे कि यहाँ लिखा है कि बर्बन मोनार्क दोबारा आ गया, उसके बाद दोबारा मोनार्की। सो बेसिकली ये जो था एक ये पूरा सर्कल सा चला है, सबसे पहले मोनार्की आई एंड देन अगेन एंडिंग भी मोनार्की पर ही हुई। सो यही हमारे चैप्टर में मेंशन था। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर। बस हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो आइडियाज मिले हैं वो कौन कौन से हैं, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट। सो ये जो आइडियाज थे वो फ्रांस में सबसे पहले आए, उसके बाद रेस्ट ऑफ यूरोप और बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज में ये फैल गए। हमारे इंडिया में टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय ये दो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जो रिवॉल्यूशनरी फ्रांस था वो वहाँ के आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, सो दिस इज आवर चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्दर वीडियोज़ में करेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।